नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर, जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे, घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए। पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया प्रयुक्त हुई है? ठीक है, सजातीय क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए क्रिया में हम लोग जो दो मुख्य क्रिया को हम लोग जानते हैं, एक होता है सकर्मक और एक होता है अकर्मक। ठीक है, सकर्मक क्रिया में क्या होता है, तो कर्म साथ में होता है। कर्म जिसको ऑब्जेक्ट कहेंगे हम, ऑब्जेक्ट साथ में होता है तो सकर्मक, और जिसमें ऑब्जेक्ट साथ में नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं अकर्मक। ठीक है, तो देखिएगा इसमें यहाँ पर पिताजी बहुत देर से टहल रहे हैं, इसमें जो है ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो अकर्मक क्रिया जाएगा। और ऑब्जेक्ट रहता, जैसे पिताजी बगीचा में बहुत देर से टहल रहे हैं, तो बगीचा ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट रहता है तो सकर्मक में जाता, ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए अकर्मक में जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला है के लिए। देखिए एक चिन्ह है के लिए और को, के लिए कौन सा कारक चिन्ह है? ठीक है, बताइएगा आप सभी। कोई कारक आपको बहुत ही अच्छा तरह से हमने जो जेटेट का न्यू सिलेबस तैयार किया है उसमें बता दिया है, आपको सारा चीज़ें मिलेगा, आप देख लिए। तो ये कारक कौन सा है आपको बताना है। ठीक है, तो कौन सा कारक होगा? तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले है संप्रदान। ठीक है, तो संप्रदाय का अर्थ देना होता है। क्या होता है? देना होता है। अब देखिए देना होता है, तो इस वाक्य में किसी को कुछ भी दिया जाता है तो वहाँ संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक के लिए चिन्ह होता है के लिए या को होता है, चाहे वो माता जी के लिए साड़ी लाया या माता जी को वह साड़ी दिया। ठीक है, तो के लिए या को जो होता है वो आपको किसके लिए होता है, तो वो आपको संप्रदान कारक के लिए होता है। ठीक है, अपादान के लिए क्या होता है? से होता है, जिसमें वियोग होता है। करण कारक क्या होता है? इसका भी से होता है, साधन के लिए होता है। और संबंध में क्या होता है? का, के, की, रा, रे, री होता है। ठीक है, अब क्लियर हो गया, संप्रदान के लिए है। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा। कवि क्या है? पुल्लिंग है, इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? कवियित्री, कौवित्री, कवियित्री या कवित्री। क्या होगा? कवि शब्द का स्त्री रूप। देखिए जब आपको हम क्लास में ले रहे थे तो आपको हमने बहुत बारीकी से बताया था कि देखिए प्रश्न जो है बार बार पूछता है, और 1001 से ज़्यादा बार अभी तक परीक्षा में आने वाला प्रश्न है। चाहे इसका शुद्धिकरण में आपको दे दे, चाहे आपका स्त्रीलिंग पूछने में दे दे, कहीं ना कहीं आपको देता है, हर बार देता है। देखिए आपको यहाँ हरियाणा में भी पूछा है। ठीक है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा आपको बताना है। ठीक, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, कौवित्री। क्या होता है? कौवित्री, याद रखिएगा, हर्षी और दीर्घी, य में हर्षी और त्र में दीर्घी, कौवित्री होता है। एकदम दिमाग बैठा लीजिएगा, यहाँ से एक प्रश्न आपका रहेगा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। आशा, व्यवहार, सुंदरता, मनोहारिणी। ठीक है, यहाँ पे जो है आपको देखिए शब्द पुल्लिंग कौन होगा, तो व्यवहार शब्द जो है आपका पुल्लिंग है। ठीक है, व्यवहार शब्द क्या है? पुल्लिंग है इसमें। निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सी ध्वनि ओष्ठ्य नहीं है आपको बताना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊ है, वह है, ब है या इया है। ठीक है, तो देखिए जो भी आपका जिसे प ग्रुप, प वर्ग मतलब प, फ, ब, भ, ये क्या चीज़ आपका? ओष्ठ है, तो ओष्ठ है। और ऊ भी ओष्ठ है
और ये भी ओष्ठ है, इसमें इया जो है वो ओष्ठ नहीं है। ठीक है। किस विकल्प में अम्बुज और अम्बुद शब्द युग्म का सही अर्थभेद है? ठीक है। तो पर्यायवाची शब्द आप लोग पढ़े होंगे, तो पर्यायवाची शब्द से ये जुड़ा हुआ है, पर्यायवाची शब्द आता है, ये पर्यायवाची शब्द दोनों आपको बताया गया है। तो अम्बुज और अम्बुद का सही अर्थभेद कौन है वो आपको बताना है। ठीक है। तो देखिए अम्बुज मतलब क्या होता है, कमल होता है, और अम्बुद मतलब क्या होता है, बादल होता है। ठीक है। तो ये कमल और बादल जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, वार्तनिक दृष्टि से सही शब्द चुनिए। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द चुनना है आपको कि वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। ठीक है। कौन सा शब्द सही होगा? एक है सौहार्द, ठीक है, सौहार्द है। दूसरा आपका क्या है आपको, तो अतिशयोक्ति है, और उसके बाद क्या है, तदोपरांत है, और एक है आजीविका। ठीक है। तो इसमें कौन सही होगा आपका? तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से जो सही लिखा हुआ है वो है आपका आजीविका। क्या है आपका? आजीविका शब्द जो है वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? आपको बताना है कि इसमें कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। सूरज, आग, पुत्र या चितेरा, कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? ठीक है। तो देखिए अभी हमने शब्द आपको नहीं पढ़ाया, देखिए ये सिलेबस से अलग आपका है, आपका जो जेटेड सिलेबस दिया है उसमें तद्भव नहीं दिया है, लेकिन शब्द विचार के अंतर्गत आपको ये पढ़ना है। ठीक है। तो ये सब जो हिंदी का अतिरिक्त क्लास होगा वो भी हम आपको इसके बाद करवा दे रहे हैं। ठीक है। तो आप सभी अवश्य देखिएगा, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये एक बार आप कमेंट कर लीजिएगा, ये चीज़ आपको देख लेना है। ठीक है। तो संस्कृत का जो शब्द होता है वो कौन सा होता है बताइए? तो संस्कृत के शब्द को हम लोग कहते हैं तत्सम। ठीक है। संस्कृत के शब्द को क्या कहते हैं? तत्सम। और हिंदी जो उसका होता है उसी को हम लोग कहते हैं तद्भव। ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव नहीं है, यानी इसमें कौन जो है हिंदी शब्द नहीं है आपको बताना है। ठीक है। तो कौन सा शब्द नहीं है? तो यहाँ पर होता है देखिए सूरज, सूर्य का, अग्नि का, आग हिंदी है, और पुत्र, ठीक है, और एक चितेरा। तो कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? पुत्र का क्या होता है? लड़का होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो तद्भव नहीं है वो है आपका पुत्र। ठीक है। चलिए, वाग्मय शब्द में कौन सी संधि है? वाग्मय शब्द में कौन सी संधि है आपको बताना है। ठीक है। देखिए वाग्मय को जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या होता है? वाक जोड़ मैं, वाक जोड़ मैं। ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है बताइए? दोनों जगह व्यंजन आ रहा है, व्यंजन आ रहा है शुरू और लास्ट और शुरू में। ठीक, व्यंजन आ रहा है, इसलिए किस संधि में जाएगा? वो व्यंजन संधि में चला जाएगा। राइट आंसर व्यंजन संधि होगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य कौन सा आपको बताना है। असत्य बोलना उसकी आदत था, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है, बच्चों को काट कर फल खिलाओ, तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। ठीक है। शुद्ध वाक्य कौन सा है आपको बताना है। तो तुम जो है सीता और मैं आज खेलेंगे ना। असत्य बोलना उसकी आदत था, मैंने तो गलत काम करना ही नहीं है। अगला है आपको बच्चों को काट कर फल खिलाओ, और यहाँ पे तुम सीता और मैं आज खेलेंगे। ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर डी है। देखिए यहाँ पे कुछ आपको ऐसा लग सकता है कि इसका आंसर यह हो वो हो, लेकिन यहाँ पर देखिए जो हरियाणा का बोर्ड जो सही आंसर घोषित किया है हम आपको उसके अनुसार बता रहे हैं। ठीक है। कहीं कहीं आपको ऐसा हो सकता है, लग सकता है, आप देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए, इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है? इनमें से किस शब्द में उपसर्ग नहीं जुड़ा है? विनम्रता, स्वच्छ, कुलीन या कुशक, किस में जो है आपको उपसर्ग नहीं जोड़ा है ये आपको बतलाना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे तो कुलीन ना, कुलीन जो है इसमें उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। तो कुलीन में उपसर्ग नहीं जुड़ा हुआ है। मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है? ठीक है। आप ये भी देख लीजिएगा कि आपको एक प्रश्न जो है उपसर्ग और
प्रत्यय से भी सभी जगह आता है, हो सकता है कि आपको जेटेट एग्जाम में आ जाए। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी आप पढ़ लीजिएगा। अगर हम नहीं पढ़ाएंगे तो आप कमेंट करके यहाँ से इस टॉपिक को जरूर बोलिएगा, हम आपको करवा देंगे, क्योंकि उपसर्ग प्रत्यय बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा तरह से आप बना सकते हैं। एक क्लास सिर्फ कर लीजिएगा तो आपको उस उपसर्ग प्रत्यय हमेशा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिएगा यहाँ पर मधुरिमा को जैसे हम अगर संधि विच्छेद करें, देखिए उपसर्ग और प्रत्यय पकड़ने के लिए संधि विच्छेद बहुत जरूरी होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, मधुर जोड़ इमा, मधुर जोड़ इमा क्या बना देगा, देखिए तो म धू र था, र में ई जब रहेगा हर्षी तो ये री बनेगा, तो मधुरिमा यही होता है। तो ईमा, तो जो अगर उपसर्ग पूछता तो मधुर इधर जाता, प्रत्यय पूछ रहा तो इधर, जो पहले लगा है उपसर्ग जो बाद में लगा प्रत्यय, तो ईमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईमा। ठीक है, तो मधुरिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है, ईमा। ईमा किस में है, बी में, तो बी आपका राइट आंसर होगा। उपसर्ग प्रत्यय आप लोगों को देख लेना है। ठीक है, चलिए अगला है जंगल या वन की अग्नि के लिए सही शब्द चुनिए। अभी ये भी आपको जेटेट न्यूज़ सिलेबस में नहीं दिया गया है। विभिन्न शब्दों के बदले एक शब्द जिसको हम लोग कहते हैं श्रुति समानार्थक शब्द, ये नहीं दिया गया, लेकिन इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में पूछ देने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये भी आपको देखना है। तो कुछ टॉपिक इसमें छूटे हुए हैं, सिलेबस में नहीं दिए हुए, लेकिन आपको उसको करके जाना है और उसको भी हम आपको यहाँ पर करवा देंगे। ठीक है, आप सभी देख लीजिएगा। ठीक है, जंगल या वन की अग्नि के लिए एक शब्द क्या होता है, देखिए इसमें दो प्रश्न रहता है। ठीक, जैसे आपको यहाँ पर जंगल, तो कैसे याद कीजिएगा, जंगल में बताइए क्या मिलता है, बताइए। जंगल में पेड़ पौधों से दावा मिलता है। ठीक है, तो जंगल में जो आग लगेगा उसको दवाग्नि कहिएगा। क्या कहिएगा, दवाग्नि के नाम से कहा जाता है, दवाग्नि कहा जाता है। ठीक है, जंगल में लगने वाले आग को क्या कहा जाता है, दवाग्नि कहा जाता है। और पेट में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, बड़वा नल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बड़ी आंत में होता है इसलिए बड़वा नल कहा जाता है। क्लियर, चलिए अब देखिए वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है, वज्रदेह शब्द में कौन सा समास है आपको बताना है। ठीक है, देखिए वज्रदेह मतलब जिसका देह हो वज्र के जैसा, वज्रदेह मतलब जिसका देह वज्र के जैसा हो, जिसका देह वज्र के जैसा हो, तो विशेष शब्द का बोध करा रहा है। ठीक है, विशेष यहाँ पर हो रहा है वज्रदेह, तो जिसमें उपमा और उपमेय का बोध होता है। उपमा और उपमेय यानी किसी का उपमा दिया जा रहा है, तो किस में जाता है, कर्मधारय समास में जाता है। किस में जाता है, कर्मधारय समास में जाता है। स्नान वनान पद में कौन सा समास है, जैसे हम लोग कहते हैं माता, उसका जस्ट उल्टा कहते हैं पिता। ठीक है, रात, उसका जस्ट उल्टा कहते हैं दिन। उसी तरह से स्नान, वो स्नान होता है, और दूसर का उसका जो उल्टा होता है वो वनान होता है। इस पद में कौन सा समास आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए समास बहुत ही आसान है। समास से आपका एक प्रश्न या दो प्रश्न आपका यहाँ पर भी रहेगा, जेटेट में भी रहेगा, एकदम फिक्स है। तो समास को अच्छी तरह से देख लेना है। समास का ही पूरा सेशन हम लोग जो है समाप्त नहीं किए हैं, उसको हम लोग देखेंगे पहले यहाँ क्वेश्चन बैंक करने के बाद। तो देखिए स्नान स्नान, तो जिसमें जिसके बीच में योजक चिन्ह लग जाए, याद रखिएगा ये योजक चिन्ह है, इसको क्या कहते हैं, योजक चिन्ह। या नहीं तो ध्यान दीजिएगा कि एक दूसरे के उल्टा शब्द हो, विलोम शब्द हो, जैसे अगर इधर रात दिया तो इधर दिन दिया, विलोम शब्द वाले हो, तो उसको हम लोग देखिए डालते हैं द्वंद्व समास में। ठीक है, द्वंद्व मतलब क्या होता है, आप लोग जानते हैं द्वंद्व मतलब होता है लड़ाई झगड़ा। ठीक है, लड़ाई झगड़ा कब होता है, जब दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं। एगो कोई रात कह रहा है तो कोई दूसर का रात नहीं दिन कहने के लिए तैयार है, तो इसमें क्या होता है, द्वंद्व होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, तो उसी को द्वंद्व समास के अंतर्गत आप लेके चलिएगा। ठीक है, तो द्वंद्व समास बी हो जाएगा। क्लियर, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए अब है विलोम की दृष्टि से असंगत चुनिए। विलोम की दृष्टि से असंगत कौन इसमें गलत है, निषिद्ध, विहित, पदारूढ़, पदच्युत, प्रवृत्ति, निवृत्ति, निर्भीक, शूरवीर। ठीक है, इसमें असंगत कौन है, गलत कौन है, तो देखिए निषिद्ध का विहित सही है, पदारूढ़ का पदच्युत सही है, प्रवृत्ति का निवृत्ति सही है, लेकिन निर्भीक का यहाँ शूरवीर ये गलत है। ठीक है, तो कौन असंगत हुआ, इसमें राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। ठीक है, अपादान कारक युक्त वाक्य चुनिए। देखिए आपको हमने कारक का क्लास लिया है। ठीक है, कारक आपको बहुत ही पैनी नज़र से बताए हैं, जिसमें दो कारक को आपको बहुत हम ध्यान करवाएं, करण कारक और अपादान कारक। क्यों करवाए हैं, क्योंकि दोनों का विभक्ति चिन्ह जो है से है, लेकिन एक अपादान में क्या होता है,
कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होता है, मतलब अलग होता है, विलग हो जाता है। और ये संप्रदान में क्या होता है, किसी साधन से काम होता है। ठीक है, अब देखिए तो आपादान कारक का यहाँ पर पूछ रहा है, आपादान कारक। तो आपादान कारक में बच्चे बंदर से डरते हैं, ये नहीं है। मैं उसे अपने हाथे सजा दूंगा, ये भी नहीं है। महिला आंखों से अंधी है, ये भी नहीं है। वह सब ओर से सैनिकों द्वारा घेर लिया गया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, बच्चे बंदर से उसे अपने हाथों से सजा दूंगा, महिला आंखों से अंधी है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, बच्चे बंदर से डरते हैं, इसलिए क्या होगा, आपादान कारक से जो हो जाएगा तो ये हो जाएगा। इसलिए क्या रहते हैं, वो अलग रहते हैं, इसलिए वो क्या रहते हैं, अलग रहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिएगा तो आपका अच्छा तरह से जो एक सेंटेंस होना चाहिए था आपादान कारक का, वो नहीं दिया गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप देखिएगा तो कर्ता ने कर्म को करण से, और अपादान का भी से होता है, इसलिए विभक्ति चिन्ह के अनुसार आप इसको से के अनुसार जो है आप इसको लीजिएगा। ठीक है, लेकिन उसके अनुसार जिसमें हम आपको बताया था कि एक दूसरे से अलग होने का बोध होगा, जैसे रहता कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मतलब पेड़ में पत्ता था वो गिर गया, तो ये अलग अलग का बोध हुआ। तो उस तरह से नहीं है, लेकिन यहाँ पर अपादान कारक का चिन्ह है से, इसलिए राइट आंसर इसका यहाँ पर उसके अनुसार ए होगा। क्लियर, राइट आंसर ये होगा। 34 नंबर है, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है। अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है आपको बताना है। ठीक है, अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, देखिए आपको बताते हैं। अनुपम है तो अभी देखिए उपसर्ग प्रत्यय तो आपको हम ये न्यू जो सिलेबस आया है उसमें नहीं है, उसमें तो नहीं दिया है, लेकिन आपको देख लेना है। इसके पीछे वाले सिलेबस में जो लोग जुड़े थे उपसर्ग प्रत्यय हम बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को करवा दिए हैं। ठीक है, फिर एक बार करवाएंगे, क्योंकि देखिए हर बार हर सिलेबस में उपसर्ग प्रत्यय आ रहा है। ठीक है, तो उपसर्ग क्या होता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है, जो किसी शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो उपसर्ग की बात है, तो देखिए यहाँ पर अनुपम के लिए क्या होगा। ठीक है, अनुपम के लिए हम संधि विच्छेद करेंगे तो अन जोड़ उपम क्या होगा, अन जोड़ उपम। ठीक है, तो ये प्लस चिन्ह के जो पहले लगा है वो उपसर्ग है, और प्लस चिन्ह के जो बाद लगा है वो प्रत्यय है। ठीक है, तो अनुपम शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो अन उपसर्ग बी, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 35 शुद्ध वाक्य चुनिए, क्या है, शुद्ध वाक्य चुनिए। ठीक है, मैं मेरे घर जाऊंगा, ये तो बिल्कुल गलत है। तुम तुम्हारा काम करो, ये गलत है। हम हमारे धर्म का पालन करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। यह वाकई एक गंभीर समस्या है, देखिए बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ यह क्या होना चाहिए था, हमको हमारे धर्म का पालन करना चाहिए। तुम तुम्हारा काम करो, तुम तुम्हारा काम करो तो बिल्कुल, तुम अपना काम करो यह होना चाहिए था। मैं मेरे घर जाऊंगा, मैं तेरे घर जाऊंगा होना चाहिए। ठीक है, तो ये शुद्ध वाक्य चुनना था, तो यह वाकई एक गंभीर समस्या है, यह शुद्ध है। ठीक है, अगला है आंजनेय। आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है एय, य, नेय या एय। आंजनेय शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा, आंजन जोड़ एय। ठीक है, आंजन जोड़ एय। ठीक है, तो यहाँ पर एय हो गया, क्या हो गया, एय हो गया। यह क्या हो गया आपका, यह क्या हो गया आपका, तो एय प्रत्यय हो गया। ठीक है, तो एय प्रत्यय होगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। चौथा पांचवा कैसा विशेषण है, चौथा पांचवा कैसा विशेषण है, आवृत्ति सूचक, समुदाय बोधक, क्रमवाचक, परिमाणवाचक। ठीक है, क्रम परिमाणवाचक कैसा होगा। ठीक है, तो देखिए चौथा और पांचवा क्या है, एक क्रम से है, क्रम से है, इसलिए इसको क्रमवाचक में हम लोग लेंगे, राइट आंसर इसका सी होगा। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। अभ्युदय शब्द में संधि का प्रकार बताइए। ठीक है, क्या होगा इसका, तो हम लोग देख रहे हैं अभि जोड़ उदय। ठीक है, अभि जोड़ उदय। ठीक, तो देखिए अभि जोड़ उदय हो गया, तो इसमें जो संधि होगा वो आपका हो जाएगा यन संधि। ठीक है, क्या हो जाएगा, यन संधि हो जाएगा, क्योंकि जिसमें देखिए ई उ रहता है और उसके बाद वह र में परिवर्तित हो जाता है, तो यह यन संधि होता है, इसलिए यह जो है आपका यन संधि, डी आंसर इसका हो जाएगा। किस शब्द में इन प्रत्यय का सही प्रयोग नहीं हुआ है, किस शब्द में इन प्रत्यय का सही उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है,
देखिए यहाँ पे कुंजड़िन है, क्या है कुंजड़िन, नागिन, नाइन, ईसाइन, ठीक है। अब देखिए कुंजड़िन में कुंज, कुंजड़ी जोड़, कुंजड़ी कुंजड़ जोड़ क्या होगा, इन होगा, तो ई लगेगा तो इधर वाला दीर्घ आएगा, इधर से हर्षिप बनेगा इसमें, ठीक है। और जब ई आता, ई वाला ई लिखे बड़ी, तो इधर से लगता है, तो ये तो इन प्रत्यय इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, देखिए इसमें नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, क्लियर। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए, संबंध सूचक सर्वनाम पद छाटिए, कुछ, जो, कितना, कैसा, ठीक है, संबंध सूचक, ठीक, सर्वनाम पद छाटिए। तो संबंध सूचक में क्या होता है, जिसमें संबंध बताया जाता है, ठीक है। तो संबंध सूचक ऐसा शब्द होता है जिसमें किसी संख्या या किसी सर्वनाम के आगे लगाया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो होगा आपको संबंध सूचक के रूप में यहाँ पर जो पद आ जाएगा वो आपका आ जाएगा जो, ठीक है, उससे संबंध सूचक हम लोग यहाँ पे कहेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, किस विकल्प में नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है, नित्य बहुवचनांत शब्द नहीं है, आंसू, व्याख्याता, अक्षत या दर्शन, कौन सा शब्द नहीं है, ठीक है। तो नित्य बहुवचनांत शब्द जो है वो व्याख्याता में आपका नहीं है, ठीक है। भाववाचक संज्ञा पद है, इसमें कौन भाववाचक है, ठीक है, भाववाचक कौन है, भूकंप, विधायक, बचपन या परस्पर, कौन सा भाववाचक है, ठीक है। तो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत कौन आता है, जिसमें उसका सिर्फ क्या हो सके, हम बयान नहीं कर सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, ठीक है। तो दशा, स्थिति, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, ये सभी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। तो देखिए ये राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। हमने जो आपको संज्ञा का क्लास करवाया उसमें इस सब को बहुत इंडिकेट किया है कि यहाँ से एक प्रश्न आपको हमेशा आता है और आएगा भी, ठीक है। इसलिए आप सभी भाववाचक संज्ञा को और अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है, कौन सा शब्द इंद्रधनुष का पर्याय नहीं है, सूर्यचाप, सप्तवर्ण, घनकोदंड, अमरेश्वर, ठीक है, अमरेश्वर कौन सा है। सूर्यचाप जो है इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है, सप्तवर्ण इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है, घनकोदंड इंद्रधनुष का पर्यायवाची शब्द है, अमरेश्वर यह पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। राम ने किसान की जमीन हथिया ली, राम ने किसान की जमीन हथिया ली, रेखांकित शब्द में प्रयुक्त क्रिया चुनिए, ठीक है। हथिया ली एक किस प्रकार की क्रिया है, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अकर्मक क्रिया, ठीक है। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनने वाली क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं, इसलिए यहाँ पे संज्ञा से बना वाला धातु क्रिया जो है वो नाम धातु में जाएगा। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। का बहुत तेज चलती है, वाक्य में तेज का पद परिचय होगा, वाक्य में तेज क्या है आपको उसका बारे में बताना है। क्रिया विशेषण चलती है की विशेषता है, क्रिया विशेषण राधिका की विशेषता है, विशेषण राधिका की विशेषता है या प्रविशेषण, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ए होगा, जो क्रिया विशेषण चलती है उसकी विशेषता है, ठीक है, क्रिया विशेषण जो चलती है उसकी विशेषता है। अगला है समासिक पदों में निहित समास के विषय में अनुपयुक्त विकल्प है। यश प्राप्त कर्म तत्पुरुष होगा, मद माता अपदान तत्पुरुष होगा, आनंद मग्न अधिकरण तत्पुरुष होगा और सत्याग्रह संप्रदान तत्पुरुष होगा, ठीक है। तो इसमें कौन अनुपयुक्त है कौन गलत है वो आपको बताना है। चलिए एक एक करके हम लोग इसको देखते हैं। यश प्राप्त, इसका मतलब हो गया जो यश को प्राप्त करता है उसको यश प्राप्त कहते हैं।
तो को किसका चिन्ह होता है? कर्ता ने कर्म को। देखिए कारक वाला भी आप देख लीजिएगा, कारक के आधार पर ही यहाँ पे समास का तत्पुरुष का भेद चलता है, इसलिए कारक आपको पढ़ाया गया है। कारक का सब विभक्ति चिन्ह याद रखिएगा, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाइएगा। तो ये तो सही है। मद माता मतलब मद से जो माता है, ठीक है। तो ये देखिए अपदान तत्पुरुष नहीं है, ये करण तत्पुरुष है, ठीक है। आनंद मग्न, आनंद में मग्न, आनंद मग्न कह दिया, आप विग्रह कीजिएगा तो होगा आनंद में जो मग्न रहता है उसको आनंद मग्न कहते हैं। और में या पर जो है किसका विभक्ति चिन्ह होता है? अधिकरण तत्पुरुष का होता है। तो ये भी सही है, ठीक है। अगला है सत्याग्रह। सत्याग्रह इसको हम लोग क्या कहते हैं? सत्य के लिए जो आग्रह है, सत्याग्रह। तो यहाँ पे के लिए किसके लिए आता है? संप्रदान तत्पुरुष के लिए। तो राइट आंसर डी होगा, ठीक है। तो ये भी डी है, तो डी भी सही है, सी भी सही है, ये भी सही है, उपयुक्त है। तो अनुपयुक्त कौन हुआ? तो ये बी हुआ, ठीक है। क्या हुआ? बी, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 33 संधि प्रक्रिया में किन्हीं दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना एकादेश कहलाता है। किस विकल्प में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है? किस प्रक्रिया में इसका पालन नहीं हुआ है, ठीक है। सागरोर्मी, एकैव, द्वारकेश या अध्यादेश, ठीक है। तो देखिए दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर होना, ये किस में नहीं पालन हुआ है? तो यह जो आपका पालन नहीं हुआ है वो आपका अध्यादेश में, ठीक है। किस में हुआ है? अध्यादेश में। अध्यादेश में देखिए होता है अधि जोड़ आदेश, अधि जोड़ आदेश होता है, ठीक है। यह यन संधि है। एकादेश अर्थात दो स्वरों के स्थान पर एक स्वर हो जाने का उदाहरण नहीं है, ठीक है। चलिए, मुहावरे की विशेषता है। मुहावरे की विशेषता है ए, रूढ़ अर्थ में प्रयोग किया जाना, बी, इनकी रूप रचना का अपरिवर्तित रहना, सी, वाक्य में लिंग वचन तथा कारक में परिवर्तित होना, डी, वाक्य में क्लिष्टता उत्पन्न करना। क्या होगा इस मुहावरे की विशेषता, ठीक है। तो देखिए 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा कि इनकी रूप रचना का अपरिवर्तित रहना। और इनकी रूप रचना जो है ये अपरिवर्तित रहती है, ये मुहावरे की विशेषता है। यह घर मेरा है, यह घर मेरा है वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद यह है, ये क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, अन्य पुरुष सर्वनाम या विशेषण, ठीक है। क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। 35 है, यह घर मेरा वाक्य है, वाक्य में यह कैसा है? तो वाक्य में यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। कैसा है? निश्चय है, एकदम निश्चित बोला जा रहा है कि यह घर जो है मेरा है। तो देखिए आपको जो हम सर्वनाम पढ़ाए हैं उसमें सारा कुछ डिटेल्स आपको कर दिए हैं, देख लीजिएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम होगा, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 36 नंबर को देखिएगा। 36 किस विकल्प में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? 36 नंबर देखिएगा, किस विकल्प में या प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ठीक है। देखिए कटैया, धुनिया, चरवाई, दर्शनीय। या प्रत्यय ये लगाना है। तो देखिए यहाँ पे धुनिया, धुनिया है तो धुन है, इसमें या लगा है। या लगाने पर इसका चिन्ह हर्षी के रूप में होता है। जैसे आपको कनिक को लिखा है, कनिक, तो इसमें कौन होगा? कन जोड़, देखिए इधर से है तो एक होगा, एक, तो एक प्रत्यय हो गया। तो इया, तो कन्या बोलेगा तो कन जोड़ इया, तो इसमें किस में है? तो इया प्रत्यय बी, धुनिया में है। चलिए राइट आंसर। किस शब्द में तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है? किस शब्द में तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है? अपशकुन, अंधिकार, अनमोल या अनंग। किस शब्द में तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे तद्भव उपसर्ग जो जुड़ा हुआ है वो आपका देखिए अनमोल है, ठीक है, अनमोल
इसमें तद्भव उपसर्ग जुड़ा हुआ है। समासिक पद व विग्रह वाक्य की दृष्टि से असंगत विकल्प को चुनिए। समासिक पद न सामाजिक लिखा गया है, समासिक होगा। विग्रह वाक्य की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। कुशासन, कुश से निर्मित है जो आसन। हिमालय, हिम के लिए आलय। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। बलि पशु, बलि के लिए पशु। ठीक है। असंगत कौन इसमें मैंने गलत आपको लग रहा है वो बताना है। ठीक है। हिमालय, हिम के लिए आलय। विद्यालय, विद्या का आलय। बलि पशु, बलि का पशु। ठीक है। तो इसमें हिमालय होगा जो असंगत है। ठीक है। हिमालय यानी बर्फ का घर होता है। वाक्य में एक ही प्रकार के पद या पदबंधों को पृथक दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। उपविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, विवरण चिन्ह। ठीक है। पद या पदबंधों को पृथक अलग अलग दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है, किसका आपको बताना है। ठीक है। तो इसमें अलग अलग करने के लिए जो है आपको अल्प विराम हम लोग लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अल्प विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं। हलंत का प्रयोग किया जाता है। हलंत का प्रयोग किया जाता है व्यंजन को द्वितीय रूप में लिखने के लिए, स्वर व व्यंजन को अलग करने के लिए, व्यंजन व स्वर को जोड़ने के लिए, व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए। हलंत का प्रयोग क्यों किया जाता है आपको बताना है। ठीक है। हलंत का प्रयोग जो है व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए, दिखाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला। किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? ठीक है। प्रत्यक्ष, प्रत्याहार, प्रत्यंग, प्रस्थान। ठीक है। तो यहाँ पर किसका नहीं हुआ है वो आपको बताना है। प्रत्यक्ष में प्रति जोड़ अच प्रत्यक्ष, इसमें उपसर्ग हुआ है। प्रत्यंग में प्रति जोड़ अंग, इसमें हुआ है। और प्रत्याहार में क्या है? प्रत्याहार में प्रति जो है इसमें हुआ है। प्रस्थान में प्रस जोड़ थान, ये नहीं हुआ। ठीक है। तो किस में प्रति उपसर्ग नहीं लगा है? डी में नहीं लगा है। किस में लगा है? डी में नहीं लगा है। ठीक है। ड और ढ ध्वनियाँ नहीं आती है शब्द के पहले, शब्द के बीच में, शब्द के अंत में। बी और सी दोनों सही है। ठीक है। ड और ध ध्वनियाँ कहाँ नहीं आती है आपको बताना है। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो ड और ध ध्वनि है वो जो है आपको ड और द ध्वनियाँ शब्द में पहले नहीं आती है, शब्द में पहले नहीं आता कहीं भी। ठीक है।